हेलो, नमस्कार। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है अपनी क्लासों में। तो अपन बात कर रहे थे अपनी पिछली क्लास में सूर्यताप के बारे में कि सूर्यताप क्या होता है, कौन कौन से कारक है जो इसको प्रभावित करते हैं। तो इस संदर्भ में अपन ने सूर्यताप की सामान्य जानकारी ले ली थी, क्या होता है, किसे कहते हैं और इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो कारकों को प्रभावित करने के संदर्भ में अगर अपन देखें तो अपने पहले कारक की बात चल रही थी कि पृथ्वी की जो अक्षांशीय स्थिति है इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें अपन ने बात कर ली थी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वो सर्वाधिक सूर्यताप प्राप्त करते हैं क्योंकि वो निम्न अक्षांश के अंतर्गत आते हैं। और भूमध्य रेखा पर जैसा कि सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधी पड़ती है और इसके आसपास वाले क्षेत्र है यहाँ पर तापमान अधिक रहेगा, सूर्यताप अधिक प्राप्त होगा। क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। इसके विपरीत अगर अपन देख रहे थे कि जो उच्च अक्षांश है उनकी तरफ अपन जैसे जैसे जाते हैं तो वहाँ सूर्यताप की मात्रा में कमी आती है क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं उनका तिरछापन वहाँ पर बढ़ता जाता है। तो आज अपन इसी में आगे बात करने वाले हैं। ये कुछ स्थितियाँ बन रही थी जिनके बारे में अपन ने बात कर ली थी कि 21 जून को सूर्य की स्थिति कहाँ रहती है, कर्क रेखा पर। तो इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, यहाँ सूर्यताप अधिक प्राप्त होता है। उसी प्रकार से 22 दिसंबर को सूर्य की स्थिति मकर रेखा पर होती है, तो इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सूर्यताप अधिक प्राप्त होता है। और इसके अलावा 21 मार्च और 23 सितंबर को दो स्थितियां बन रही थी जिसमें भूमध्य रेखा पर सूर्य लंबवत होता है। तो इस दिन दोनों गोलार्धों में दिन की अवधि बराबर होती है, दोनों गोलार्ध इस दिन समान रूप से सूर्यताप को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे आज अपन बात करते हैं। देखिए, उसी अक्षांशीय स्थिति की अपन जो बात कर रहे थे सूर्य की तापमान की प्राप्त करने की, उसको अगर अपन एक डायग्राम से समझे तो यहाँ पर ये जो आपको डायग्राम मैंने दिखाया है ये डायग्राम कुछ किताबों से लिया गया है जो जाने मानी किताबें हैं, लेकिन ये डायग्राम थोड़ा सा अशुद्ध है। मैं किसी किताब का नाम आपको यहाँ नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन फिर भी इसमें कुछ अशुद्धियाँ इस प्रकार है कि यहाँ पर इन डायग्रामों में आप उन किताबों में जो आपके पास है उनमें देख सकते हो कि ये पृथ्वी का झुकाव इस तरह से दिखाया गया है, ये वाला जो कि गलत दिखाया गया है। यहाँ पर पृथ्वी का झुकाव इस तरह से नहीं होकर के पृथ्वी का झुकाव इस प्रकार से है, 23.5 डिग्री के, ये पूर्व की ओर इस प्रकार से इसका झुकाव है। तो ये यहाँ जो स्थितियाँ बताई गई है ये देखिए फिक्स लागू नहीं होती। यहाँ इसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो यहाँ क्या दिखाया गया है, यहाँ ये दिखाया गया है कि सूर्य की जो स्थिति है कर्क रेखा पर कब होती है, 21 जून को, और ये कर्क रेखा पर सूर्य की यहाँ स्थिति दिखाई गई है। डायग्राम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बिल्कुल सही है, लेकिन पृथ्वी का झुकाव तो इस प्रकार से है, इस प्रकार से है। तो सूर्य ये जो अपनी रेखाएं हैं उनका जाल भी इससे बनेगा। तो यहाँ ये स्थिति गलत बन रही है। तो इसका जो सही डायग्राम है वो अपन आगे देखते हैं। ये यहाँ केवल इसलिए बताया गया है कि कुछ किताबों में आपको देख के आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि ये किताब क्या कहना चाह रही है, क्या यह स्थिति बन रही है। और मैंने भी देखा है 2-3 किताबें हैं जो मानी जाने मानी उनमें ये दे रखा है, तो ये थोड़ा अशुद्ध है। देखिए अपन शुद्ध डायग्राम इसका देखते हैं। तो देखिए अपन शुद्ध डायग्राम यहाँ बनाते हैं। देखिए ये मान लीजिए अपने पृथ्वी है और इसकी कुछ स्थितियाँ, जो 4 स्थितियाँ बन रही थी उनको अपन यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ये बीच में अपने क्या है, सूर्य है। ठीक है, सूर्य की स्थिति इस प्रकार से रहेगी यहाँ से, और यहाँ पर भी इस प्रकार से स्थिति रहेगी। अब देखिए अपन सूर्य की स्थिति अगर अपन देखें तो उसका एक बार टेक्स्ट का कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ देखिए ये अपने झुकाव की दिशा है, सभी में अपन ये ड्रॉ कर देते हैं। ये पृथ्वी का झुकाव है, ये इसी प्रकार से रहेगा, और ये झुकाव ऐसे रहेगा। तो यहाँ पर जो रेखाएं रहेगी वो किस प्रकार से बनेगी, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ रहेगी और ये 23.5 डिग्री साउथ रहेगी। यहाँ एन, यहाँ एस। देखिए आप ध्यान से देखिएगा इनको।
ठीक है। अब आगे आप देखिए कि सूर्य है, ये दो रहेगी, इस पे भी बना लेता हूँ मैं। अब देखिए पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो पृथ्वी के रोटेशन की दिशा क्या रहेगी? इस प्रकार से सूर्य के चारों ओर ये इस प्रकार से गति करती है, ठीक है। अब देखिए अपन बात करें तो यहाँ से अपन शुरुआत करते हैं। ये 23.5 डिग्री कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है, और ये मकर रेखा है, ठीक है। साउथ में हो गया तो ये मकर रेखा होगी। अब देखिए 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है, इस जिस दिन पृथ्वी का झुकाव इस प्रकार से रहता है, अपन बात कर रहे हैं ये कितनी तारीख की? 21 जून की। तो पृथ्वी का झुकाव ऐसे रहेगा, तो यहाँ पर जो सूर्य के सामने अगर अपन देखें तो ये 23.5 डिग्री की स्थिति क्या रहेगी? सूर्य के बिल्कुल सामने रहेगी। तो यहाँ सूर्य की किरणों का क्या रहेगा? तिरछापन रहेगा, सीधी गिरेगी, और सीधी गिरने के कारण यहाँ सूर्य ताप सबसे ज़्यादा प्राप्त होगा। अब जब यही 21 जून के बाद में पृथ्वी अपने पथ पर भ्रमण करते हुए आगे की ओर चली जाएगी, तो यहाँ ये जो भूमध्य रेखा है, इसका सर्किल वापस गोल बनेगा, बिल्कुल गोल बनेगा। अपन को ये एक साइड दिख रही है, पीछे वाली साइड जो सूर्य के सामने रहेगी वो भी रहेगी। तो यहाँ इस दिन सूर्य की किरणें क्या गिरेगी? सीधी गिरेगी। तो ये स्थिति कब बनेगी? ये वाली स्थिति बनेगी अपने 23 सितंबर को। 23 सितंबर को सूर्य की स्थिति कहाँ बनेगी? भूमध्य रेखा पे। फिर आगे चलते हैं तो सूर्य वापस जब आगे चलते हैं अपन, तो ये स्थिति आप 22 दिसंबर की जो स्थिति बनेगी वो यहाँ इस प्रकार से बनेगी कि सूर्य का जो किरणों का सीधापन है वो कहाँ रहेगा? क्योंकि पृथ्वी तो झुकी हुई है। यहाँ स्थिति इस प्रकार की थी, यहाँ कैसी हो जाएगी? ये जो मकर रेखा है ये सूर्य की किरणों के बिल्कुल सामने रहेगी। तो यहाँ 22 दिसंबर को सूर्य की स्थिति कहाँ रहेगी? मकर रेखा पे। फिर आगे अपन चलें तो पृथ्वी अपने पथ पर भ्रमण करते हुए जब 21 मार्च को आगे यहाँ पहुँचती है, तो इस समय भी स्थिति क्या रहती है? ये इस प्रकार की स्थिति रहती है, ये बिल्कुल सामने, भूमध्य रेखा बिल्कुल सामने रहती है। तो यहाँ सूर्य की किरणों का सीधापन रहता है। तो ये रोटेशन चक्र इस प्रकार से चलते रहता है। जो डायग्राम अपन ने पहले देखा था उसमें ये अशुद्धि थी कि उसमें इस प्रकार से दिखाया हुआ था, जो झुकाव है वो गलत दिखाया हुआ था। ये डायग्राम एकदम सही रहेगा। तो ये अपन आगे भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा मैं, आप एक बार केवल समझने के लिए था, इसको मत बनाइए, आगे बना लेना आप, ठीक है। तो इस डायग्राम को भी अपन को नहीं बनाना है, आप इसको आगे बना लीजिएगा। अभी अपन एक बार आगे समझ लेते हैं, उसके बाद में इसको बनाएंगे। दूसरा देखो अपना पॉइंट था पृथ्वी की परिक्रमण गति है, ये भी सूर्य ताप की मात्रा है उसको प्रभावित करती है। तो देखिए ये कैसे प्रभावित करती है, इसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। तो देखिए परिक्रमण गति का प्रभाव क्या पड़ता है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी अपना एक तो चक्कर लगाती रहती है और एक ही अपनी दूरी पर भी घूमती रहती है। तो जो अपनी दूरी पर घूमती है इसको तो अपन परिभ्रमण या घूर्णन कहते हैं, लेकिन जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है उसको अपन परिक्रमण गति कहते हैं। तो इसमें देखिए दो स्थितियाँ बनती है अपने साथ में। क्यों? क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है तो इसका जो ऑर्बिट है वो पूरी तरह से गोल नहीं होकर के क्या है, ये गोलाभ आकृति में है। इस वजह से जो स्थितियाँ बनती है वो इस प्रकार की बनती है कि यहाँ पर सूर्य का और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो सदैव समान नहीं बनी रहती, इसमें परिवर्तन होते रहता है। एक बार स्थिति ऐसी बनती है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होती है, तो एक बार ये दूरी अधिकतम होती है। तो देखिए दो स्थितियाँ बन रही है। पहली स्थिति का नाम है उपसौर और दूसरी का है अपसौर। अब उपसौर क्या होता है? उपसौर स्थिति ये बनती है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी ये जब न्यूनतम हो जाती है। देखिए सामान्य रूप में अगर अपन पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को मानते हैं तो वो 15 करोड़ किलोमीटर मानी जाती है, ठीक है। लेकिन
जो उपसौर की स्थिति बनती है, इसमें जो अपना पृथ्वी का जो देखिए घूर्णन इस प्रकार से ये ऑर्बिट बनता है, जैसे यहाँ पर सूर्य अपना स्थित है तो पृथ्वी इस कक्ष में घूर्णन करती है, ठीक है। तो यहाँ स्थिति ये बनती है कि एक बार तो इसके नज़दीक आती है, एक बार स्थिति इसमें दूरी बहुत ज़्यादा रहती है। तो नॉर्मली अपन मानता है कि 15 करोड़ की जो दूरी है किलोमीटर की वो दोनों के बीच में है, लेकिन ये जो दूरी कम होती है एक बार जो सूर्य के नज़दीक पृथ्वी स्थित होती है, तो ये स्थिति बनती है 3 जनवरी को, जिसको क्या नाम दिया गया है, उपसौर। तो इस दिन क्या होता है, पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित होती है और इस दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या रहती है, 14.7 करोड़ किलोमीटर। अब देखिए ये स्थिति बनती है 3 जनवरी को। तो इस दिन क्या होगा, सूर्य और पृथ्वी की समीपता के कारण यहाँ सूर्य ताप पृथ्वी पर अधिकतम प्राप्त होगा, ठीक है। और इसके विपरीत स्थिति क्या बनती है, देखिए 4 जुलाई को क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होती है जो 15.2 करोड़ किलोमीटर होती है। तो इस दिन अधिकतम दूरी होती है, इसको क्या नाम दिया गया है, अपसौर नाम दिया गया है। और ये स्थिति जो बन रही है, इनमें स्थितियों में देखिए अंतर ये है कि 3 जनवरी और 4 जुलाई को सूर्य ताप जो प्राप्त होता है, अगर दोनों के बीच का अंतर देखें तो 3 जनवरी को 4 जुलाई की अपेक्षा 7% सूर्य का ताप है वो अधिक मिलता है इस तारीख को, ठीक है। तो पृथ्वी की परिक्रमण गति है वो भी सूर्य ताप के मिलने की मात्रा को प्रभावित करती है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होती है तो पृथ्वी अधिक सूर्य ताप को प्राप्त करती है, वहीं अधिकतम दूरी होने पर ये कम प्राप्त करती है। दूसरी चीज़, जब न्यूनतम दूरी होती है तो इस समय सूर्य की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में होती है, तो ऐसी स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध में ताप अधिक प्राप्त होता है और उत्तरी गोलार्ध में ये मात्रा कम रहती है। देखिए अब इसकी अगर अपन बात करें तो ये जो प्रभाव है इसका परिक्रमण गति का, ये अधिकतर नहीं पड़ पाता है, इसका अपन को आभास नहीं होता है, क्योंकि देखिए 3 जनवरी को होती है तो 3 जनवरी को अपने शीत ऋतु रहती है, अपने को वैसे भी पता नहीं चलता। दूसरी चीज़, 3 जनवरी को जब ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होती है तो इस समय सूर्य की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में होती है और दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग की अधिकता है, इस वजह से भी अपन को ये कोई विशेष पता नहीं चल पाता। फिर अपने यहाँ सूर्य की किरणों का उस समय तिरछापन रहता है तो उस वजह से भी अपन को कोई आभास नहीं होता है। तो वो अलग तथ्य है कि इनका प्रभाव नगण्य हो जाता है, लेकिन सूर्य की परिक्रमण गति है वो सूर्यताप की मात्रा को प्रभावित जरूर करती है और ये फ़र्क कितना पड़ता है, 7% का, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं और ये डायग्राम भी साथ में बना लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है ऊंचाई। ऊंचाई का भी सूर्यताप की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है। देखिए ऊंचाई की अगर अपन बात करें तो धरातल से ऊंचाई के में जब वृद्धि होती है, ऊंचाई में वृद्धि होने पर तापमान में क्या आती है, गिरावट आती है। अगर अपन सामान्य रूप में देखें तो प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या होती है, गिरावट आती है। अब अगर अपन यही बात करें कि अपन 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान कितना कम हो जाएगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस। तो कुछ क्षेत्र जो धरातल से काफ़ी ऊंचाई लिए होते हैं या जहाँ का धरातल काफ़ी ऊंचा होता है समुद्र तल से, तो वहाँ का तापमान कम होगा, वहाँ पर सूर्यताप की प्राप्ति की मात्रा कम रहेगी। वहीं जो निचले धरातल है, जो मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर सूर्यताप अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। एक उदाहरण से अगर अपन देखें तो आप सब माउंट आबू के बारे में जानते हैं। माउंट आबू की ऊंचाई है वो धरातल से समुद्र तल से 1722 मीटर है। तो अगर अपन देखें तो यहाँ का तापमान अगर इस तापपतन दर से कंपेयर करें तो लगभग यहाँ का तापमान है वो कितना कम रहेगा, समुद्र तल से 10 डिग्री कम रहेगा। जैसे अगर समुद्र तल पर तापमान 40 डिग्री रहता है ग्रीष्म ऋतु में, तो वही तापमान यहाँ पर कितना रह जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस रह जाएगा। इतना फ़र्क इसकी वजह से आ जाता है। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ सूर्यताप की मात्रा है वो कम प्राप्त होती है। नोट कीजिए इसको, फिर आगे देखते हैं।
हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट है जल और स्थल का वितरण। तो जल और स्थल के वितरण का सूर्य ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है कि जो स्थल भाग और जल भाग होते हैं इन दोनों का स्वभाव है वो अलग अलग होता है। स्थल भाग क्या होता है, जल्दी से गर्म हो जाता है और जल्दी से ही ठंडा हो जाता है। वहीं इसके विपरीत अगर देखा जाए तो जो जलीय भाग है वो देरी से ही तो गर्म होते हैं और देरी से ही ठंडे होते हैं। तो सूर्य ताप की प्राप्ति की मात्रा में फ़र्क आता है। देखिए कैसे, जल और स्थल भाग का स्वभाव भिन्न भिन्न प्रकार का होता है और जलीय भाग को गर्म होने में स्थल की अपेक्षा 2.5 गुना ज़्यादा तापमान की आवश्यकता होती है। मतलब जो जल है उसको गर्म होने के लिए तापमान अधिक चाहिए होगा, उसको अधिक मात्रा चाहिए होगी। वहीं अगर स्थल भाग है तो वो बहुत कम तापमान पर भी अधिक एनर्जी ग्रहण कर लेता है। ठीक है, 2.5 गुना ज़्यादा तापमान की आवश्यकता होती है और जल देरी से गर्म और देरी से ही ठंडा होता है। यही प्रक्रिया अगर स्थल भागों पर देखें तो ये तेज़ी से घटित होती है। इसलिए जो सागरीय क्षेत्र है इनकी तुलना में स्थल भागों का तापमान हमेशा ही अधिक रहता है। और जहाँ जिस क्षेत्र में स्थलीय भाग की अधिकता होगी वहाँ सूर्य ताप की प्राप्ति भी क्या होगी, अधिक होगी। नोट कीजिए इसको। तो लिख लिया। अब देखिए आगे वाला पॉइंट लिखने से पहले अब वो जो मानचित्र जिस मैप की मैं बात कर रहा था ड्रॉ करने की, वो आप उसको ड्रॉ कर लीजिए। ये है, और उसके बाद में अपन आगे बात करते हैं। और देखिए जो उपभू और अपभू वाली जो स्थिति बन रही थी वो लगभग यहाँ बनती है। ये इसमें मैं एक बार बता रहा हूँ, आप बनाइए मत। यहाँ जैसे पृथ्वी की स्थिति रहती है रश्मि यहाँ रहती है, तो ये स्थिति कब रहती है, 3 जनवरी को, और ये 4 जुलाई को। मतलब ये सूर्य के नज़दीकतम स्थिति यहाँ रहती है 3 जून को, 3 जनवरी को, 4 जुलाई। ठीक है, तो आप इसको केवल ध्यान में रखना कि ये स्थिति यहाँ इस प्रकार से ये बनती है। बाकी आप वो बनाइए। बना लिया होगा। देखिए यहाँ पर भी उन्हीं स्थितियों को कुछ डायग्राम के माध्यम से डिटेल से समझाया गया है। जहाँ ये स्थितियाँ आप अगर ध्यान से देखो तो वही स्थितियाँ यहाँ पे अपने दिखाई गई है। जैसे इसमें ये मकर रेखा पर सूर्य की स्थिति रहेगी, यहाँ देखिए तो ये कर्क रेखा पर रहेगी, यहाँ भूमध्य रेखा पर दोनों में स्थिति ये रहेगी। तो ये स्थितियाँ कुछ यहाँ पे दिखाई गई है। ये आप यहाँ देख सकते हो कि इस प्रकार से पृथ्वी वर्णन करते हुए कहाँ आती है। 22 मार्च को स्थिति कहाँ रहेगी, 22 यहाँ ये दिखाया हुआ है, 21 मार्च या 22 मार्च दोनों में दिया होता है, तो 21 रहेगा। यहाँ प्रिंटिंग की कुछ दिक्कत है। फिर 23 सितंबर का स्थिति कहाँ रहेगी, यहाँ पे आएगी।
22 दिसंबर को पृथ्वी यहाँ रहेगी और 21 जून को पृथ्वी यहाँ रहेगी। ये कुछ यहाँ प्रिंटिंग में थोड़ी मिस्टेक है। देखिए 21 जून को स्थिति पृथ्वी का झुकाव ऐसे रहेगा, कर्क रेखा पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी। वहीं यही स्थिति अगर यहाँ बनाए अपन तो यही इसके पिछला जो हिस्सा है, इस साइड में क्या हो जाएगा, सूर्य की स्थिति बनेगी जो यहाँ पे देखने को अपन को मिलेगी। ठीक है, ये डायग्राम अपन ने भी बना लिया है। अब चलिए आगे बात करते हैं अपन अपने अगले पॉइंट की, जो सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करते हैं। तो आप 5वीं हेडिंग लगाइए, सौर कलंक। देखिए सौर कलंक क्या होता है, सूर्य का जो सतह है, सूर्य की सतह का जो बाहरी भाग है उस पर कुछ काले धब्बे होते हैं। इन काले धब्बों को क्या कहते हैं, सौर कलंक कहा जाता है। तो ये धब्बे देखिए, इनके निर्माण की प्रक्रिया चालू रहती है, लगभग 11 वर्षों का समय होता है इनका, 11 वर्षों से ये बनते रहते हैं। तो इसमें स्थिति क्या होती है कि जब सूर्य की सतह पर ये धब्बे बनते हैं तो जिस स्थान पे धब्बे बनते हैं वहाँ पर सूर्य की सतह का तापमान कुछ कम हो जाता है। जैसे अगर इनका अपन तापमान देखें तो इनका 1500 डिग्री सेल्सियस है, तो ये इस समय जब इनका 1500 है तो बाकी की सूर्य की सतह का तापमान इससे लगभग ज़्यादा होगा, लगभग 2500 से 3000 डिग्री सेल्सियस होगा। तो यहाँ इनका तापमान तो कम होता है, लेकिन तापमान की कमी के बावजूद यहाँ से इस क्षेत्रों से रेडिएशन बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है, विकिरण बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं। तो विकिरण जब बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं तो ये विकिरण में जो पराबैंगनी किरणें निकलती है वो सीधे पृथ्वी तक पहुँचती है, और पृथ्वी पर ये पराबैंगनी किरणें हैं वो तापमान में थोड़ी सी वृद्धि कर देती है। ध्यान रखिएगा, सौर कलंकों का खुद का तापमान सूर्य की सतह से कम होता है, लेकिन इनकी वजह से सौर विकिरण में पराबैंगनी किरणों की मात्रा की अधिकता होती है और उसकी वजह से पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, तो लिख लीजिए, सौर कलंक सूर्य के फोटोस्फीयर पर बने हुए काले धब्बे होते हैं। देखिए फोटोस्फीयर बाहरी भाग है और जो आंतरिक भाग होता है उसको कोर कहा जाता है, और ये फोटोस्फीयर पर जो धब्बे बनते हैं इनको सौर कलंक कहते हैं। तो काले धब्बे होते हैं जिनका तापमान लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, और सूर्य की सतह पर जब इनकी संख्या या मात्रा बढ़ती है तो ऐसी स्थिति में पराबैंगनी किरणों का यहाँ से उत्सर्जन अत्यधिक मात्रा में होता है, क्योंकि सौर कलंक रेडिएशन की मात्रा को बढ़ा देते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी के तापमान में कुछ मात्रा में वृद्धि होती है। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ मात्रा में ये तापमान में परिवर्तन कर देते हैं, और ये लगभग 1 से 2 डिग्री तापमान का परिवर्तन है वो इनकी वजह से हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आज अपन 5 पॉइंट ही पढ़ेंगे, बाकी की बातें अपन कल करेंगे, क्योंकि अपनी कक्षा का समय है वो समाप्ति की ओर है। तो पढ़े हुए में अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आपको पता है क्या करना है। बाकी तब तक के लिए धन्यवाद, अपन मिलते हैं फिर अगली क्लास में।